मेरी आवाज सबको आ रही है या नहीं आ रही, मुझे बताएं। आ रही है मैम। अच्छा ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। थोड़े से इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स रह गए हैं जो आज हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स से स्टार्ट करते हैं। लैरिंग्स आपको पता है कि क्या चीज है? इट इज ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ठीक है, आवाज के लिए लैरिंग्स मौजूद है, ठीक है, हमारी नेक के अंदर। इट लाइज इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, इन फ्रंट ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। देखें, ये आपने ध्यान रखना है इसके वर्टिब्रल लेवल का। ठीक है, C3, C4, C5 और C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा की ये इंपॉर्टेंस है कि लैरिंग्स यहाँ पे खत्म होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे कौन सा ऑर्गन खत्म हो रहा होता है, तो यहाँ पे लैरिंग्स जो है वो खत्म हो रहा होता है। इसी तरह फेरिंग्स भी यहाँ पे खत्म हो रहा होता है, ठीक है, और एसोफेगस स्टार्ट हो रहा होगा और यहाँ पे ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है कि लैरिंग्स जो है वो C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पर खत्म होता है। कौन कौन से कार्टिलेजेस हैं इसके अंदर? इसके अंदर 9 कार्टिलेजेस हैं, 3 उसमें से पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हैं। पेयर्ड कौन कौन से हैं? ये थायरॉइड कार्टिलेज, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है ये थायरॉइड कार्टिलेज है। ये अनपेयर्ड है, बिल्कुल सेंटर में है, मिड लाइन में है और अनपेयर्ड है। बिल्कुल इसके नीचे एक रिंग शेप कार्टिलेज होता है और इसको कहा जाता है क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, ये एंटीरियरली थिन होता है और पोस्टीरियरली ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ये क्रीक्वाइड कार्टिलेज है। अब पोस्टीरियर आप एक देख सकते हैं जो कि टंग शेप या लीफ शेप कार्टिलेज होता है, इट इज नेम्ड एज एपिग्लॉटिस। यानी ये 3 कार्टिलेजेस जो मीडियन प्लेन के अंदर होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। पहला था थायरॉइड कार्टिलेज, इसके बारे में सवाल आता है कि सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा है, तो वो थायरॉइड कार्टिलेज है। उसके बाद क्रीक्वाइड कार्टिलेज आता है और फिर एक आता है एपिग्लॉटिस जो कि लीफ शेप भी आता है और टंग शेप भी आता है। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है। ये तीनों जो हैं ये अनपेयर्ड हैं, मीडियन में होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं। अपेयर्ड कौन कौन से? यहाँ देखें, जो क्रीक्वाइड कार्टिलेज है बिल्कुल इसके ऊपर पोस्टीरियर साइड के ऊपर, ये एंटीरियर साइड थी, एंटीरियर व्यू था, ये पोस्टीरियर व्यू है। क्रीक्वाइड कार्टिलेज के एंटीरियरली यहाँ पे 2 कार्टिलेजेस हैं, पेयर्ड हैं, दे आर एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस। दे आर एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस। बिल्कुल इनके ऊपर जो है यहाँ पर कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस मौजूद होंगे और फिर उसके बाद क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, दीज आर दी क्यूनिफॉर्म, ये भी नजर आ रहा है क्यूनिफॉर्म और इस साइड पर भी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने याद कर लिए कि 3 इसमें अनपेयर्ड हैं और 3 जो है वो पेयर्ड हैं। इन पेयर्ड की वजह से ये 6 और ये 3, ये टोटल मिलकर 9 कार्टिलेजेस हो गए। ठीक है, पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। अब इसकी क्या क्या बातें हैं जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं? थायराइड के बारे में वी शेप होता है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये वी शेप है। ठीक है, जिसकी आगे वाली ये जो प्रोमिनेंस बन रही है, जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस है, ठीक है, ये एडम्स एप्पल बनाती है। ये आपने याद रखना है, ये जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस है थायराइड कार्टिलेज की, वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और ये एडम्स एप्पल बना देता है, जो कि मेल्स के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, तो वी शेप जो है ये कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स है, ये भी एमसीक्यू आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेमिना, 2 लेमिना है इसके अंदर, एक राइट साइड पर पूरा लेमिना है और एक लेफ्ट साइड के ऊपर लेमिना है। ईच ऑफ विच हैज अ सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नू। देखिए यहाँ पर ये सुपीरियर कॉर्नू मौजूद है और ये इंफीरियर कॉर्नू मौजूद है। ठीक है, इंफीरियर कॉर्नू आर्टिकुलेट्स विद अ क्रीक्वाइड कार्टिलेज। जाहिर है थायराइड के बिल्कुल नीचे क्रीक्वाइड कार्टिलेज है, तो ये क्या होगा कि उसके साथ इंफीरियर कॉर्नू जो है वो नीचे क्रीक्वाइड कार्टिलेज के साथ जो है आर्टिकुलेट करेगा और वो एक ज्वाइंट बनाएगा, उसको हम कहते हैं क्रिकोथायरॉइड ज्वाइंट। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड ज्वाइंट बिटवीन द थायरॉइड एंड द क्रीक्वाइड कार्टिलेजेस। आगे चलते हैं, क्रीक्वाइड की शेप आती है रिंग शेप। देखें, वो था वी शेप, अब क्रीक्वाइड है ये रिंग शेप होता है। नैरो एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट नैरो होता है और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा, पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड होता है। एंड दिस ब्रॉड पार्ट इज नेम्ड एज लेमिना, इसको लेमिना कहा जाता है। एंटीरियरली ये क्या है? नैरो है और पोस्टीरियरली बहुत ज्यादा ब्रॉड है और इसको लेमिना कहा जाएगा। द लेमिना आर्टिकुलेट सुपीरियरली विद एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस। ये पोस्टीरियर व्यू के अंदर आप देख लें, जो लेमिना होता है वो ऊपर सुपीरियरली वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस के साथ।
ठीक है, अब आता है एपिग्लॉटिस। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये लीफ शेप होता है या टंग शेप होता है, लाइज बिहाइंड द रूट ऑफ टंग, ये बिल्कुल रूट ऑफ टंग के पीछे होगा, एंड अटैच बाय इट्स स्टॉक बाय द थायराइड कार्टिलेज, और ये क्या होगा, अपनी स्टॉक के जरिए, देखिए यहाँ पर ये स्टॉक के जरिए इस थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट से ये अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल रूट ऑफ टंग के पीछे है, पोस्टीरियर साइड पे नजर आता है, लीफ शेप होता है, और अपनी स्टॉक के जरिए ये थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है। एपिग्लॉटिस में आपने याद रखना है। देन एरिटेनोइड कार्टिलेजेस, ये दो होते हैं, पेयर्ड हैं, पिरामिडल इन शेप है। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ लिया कि आर्टिकुलेट कर रहे हैं विद द लेमिना ऑफ द क्रीक्वाइड कार्टिलेज, और लेमिना जो है वो पोस्टीरियरली मौजूद है, पोस्टीरियर ब्रॉड पोर्शन ऑफ क्रीक्वाइड को लेमिना कह रहे हैं, और लेमिना के साथ दोनों एरिटेनोइड जो हैं वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं। आर्टिकुलेट जो एरिटेनोइड है उसके साथ अब आर्टिकुलेट करेंगे कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, ये आपने याद रखना है, कॉर्निकुलेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया क्यूनिफॉर्म होते हैं। क्यूनिफॉर्म क्या होंगे, जो कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर होंगे। देखें, ये एरिटेनोइड कार्टिलेज था, ये दोनों एरिटेनोइड थे, और ये एपिग्लॉटिस था, इन दोनों के दरमियान में एक फोल्ड होता है विच इज नेम्ड एज एरी, ये एरिटेनोइड की वजह से एरी और एपिग्लॉटिक फोल्ड, उस एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस जो हैं वो मौजूद होंगे। यानी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ये कहाँ मौजूद है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में, और उनको ये स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कॉर्निकुलेट थे वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे थे, वो एरिटेनोइड के साथ आर्टिकुलेट। ये सारी अपनी बातें याद रखनी है। अब यहाँ पे मसल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या होता है एग्जाम में, ये सारे मसल्स इनके एमसीक्यू आते हैं। मसल्स विच ओपन द ग्लॉटिस, यानी ओनली एबडक्टर ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स का एक ही एबडक्टर होता है जो कि ग्लॉटिस को जो है ओपन कर रहा होता है, उसका नाम क्या है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनोइड मसल। क्या क्या आ सकता है, ये ओपन करता है ग्लॉटिस को, और ये एबडक्टर ऑफ लैरिंग्स है, एबडक्टर ऑफ लैरिंग्स है। ठीक है, फिर मसल विच क्लोज द ग्लॉटिस, जो क्लोज करेगा, एडक्टर होगा, वो कौन है, वो लेटरल क्रिको एरिटेनोइड है, ट्रांसवर्स एरिटेनोइड है, क्रिकोथायरॉइड है, और थायरो एरिटेनोइड है। ये सारे क्या कर रहे होते हैं, ये क्लोज कर रहे होते हैं ग्लॉटिस को। या एडक्शन के अंदर अगर पूछा जाएगा कि एडक्टर कौन है, तो आपने लिखना है लेटरल क्रिको एरिटेनोइड है। ठीक है, इसको आपने ट्रू करना है, लेटरल क्रिको एरिटेनोइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्रिको एरिटेनोइड का मतलब है ये क्रीक्वाइड कार्टिलेज और एरिटेनोइड के दरमियान में है, लेकिन पोस्टीरियरली है। देन क्रिको एरिटेनोइड जो लेटरल है, लेटरल साइड के ऊपर है, अब ये एबडक्टर होगा और ये एडक्टर होगा। ठीक है, अब एक मसल है विच टेंस द वोकल कॉर्ड, ये भी आता है एग्जाम में लाजमी तौर पे, ये टेंस करता है वोकल कॉर्ड को, वो कौन सा है, ये क्रिकोथायरॉइड है। जो रिलैक्स करता है वोकल कॉर्ड को वो कौन है, वो थायरो एरिटेनोइड है। देखेंगे, आपने याद रखना है, थायरो एरिटेनोइड, ये दोनों वो मसल्स थे जो क्लोज कर रहे थे ग्लॉटिस को। जब वोकल कॉर्ड की बात आई तो ये टेंस करेगा वोकल कॉर्ड को, और ये रिलैक्स करेगा वोकल कॉर्ड को। ठीक है, इसी तरह मसल जो ओपन करता है द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, वो थायरो एपिग्लॉटिकस है। ठीक है, तो आपने कौन कौन सा एमसीक्यू में आता है, नंबर 1 ये आता है कि एबडक्टर ऑफ लैरिंग्स बता दें तो पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनोइड है, फिर उसके बाद जो है एडक्टर बता दें तो ये लेटरल क्रिको एरिटेनोइड है, टेंस कौन करता है वोकल कॉर्ड को, क्रिकोथायरॉइड करता है, और रिलैक्स कौन करता है, ये थायरो एरिटेनोइड करता है। तो ये चारों मसल आपने याद कर लेने, नाम से इन सब का पता लग रहा है कौन कौन से कार्टिलेज के दरमियान ये मौजूद है। थायरॉइड और एरिटेनोइड के दरमियान में ये है, क्रिकोइड और थायरॉइड के दरमियान में ये हैं, और ये दोनों पोस्टीरियरली और लेटरली जो है क्रिकोइड और एरिटेनोइड के दरमियान में है। अब जो इंपॉर्टेंट बात हमने याद करनी है, ये जरूर एग्जाम में आता है कि लैरिंग्स की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो बता दें अबव द वोकल कॉर्ड या अप टू द वोकल कॉर्ड एंड बिलो द वोकल कॉर्ड। देखें, वोकल कॉर्ड दरमियान में है, अब ऊपर लैरिंग्स जो वोकल कॉर्ड के ऊपर आ रहा है उसकी क्या आर्टीरियल सप्लाई होगी, और लैरिंग्स जो वोकल कॉर्ड के नीचे आ रहा है उसकी क्या आर्टीरियल सप्लाई होगी। देखिए, सुपीरियर पार्ट है तो उसकी आर्टीरियल सप्लाई होगी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, क्योंकि लैरिंग्स है, सुपीरियर पार्ट का पूछ रहे हैं, तो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, आपने ये याद रखना है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। उसके बाद बिलो द वोकल कॉर्ड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। ठीक है, ये आपने ध्यान कर लेना है, सुपीरियर थायरॉइड और इंफीरियर थायरॉइड की दो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लैरिंजियल एंड इंफीरियर लैरिंजियल, ये दोनों उनको सप्लाई करती हैं। ये एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आ जाए, जब नर्व सप्लाई की बात आती है तो ये एग्जाम में मैंने आपको बताया था हर चार्ट के अंदर एक एक्सेप्शन है। अब हम पढ़ते हैं कि मसल्स ऑफ लैरिंग्स जो है वो किन से, ये सारे मसल्स जो आपने पढ़े, यहाँ पे क्रिकोएरिटेनोइड है, लेटरल क्रिकोएरिटेनोइड, पोस्टीरियर भी क्रिकोथायरॉइड है, थायरोएरिटेनोइड और थायरोएपिग्लॉटिकस। ठीक है, ये सारे मसल्स किससे सप्लाई हो रहे होते हैं, तो याद रखें ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स दे आर सप्लाइड बाय दी, ये पूरा
मोटर के अंदर देख ले, तमाम जो है वो सप्लाई होंगे बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, सिवाय एक मसल के, एक्सेप्शन एक मसल की, उसका नाम है क्रिकोथायरॉइड, और वो सप्लाई होता है बाय द सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। देखिए इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको वेगस नर्व की कुछ ब्रांचेस के नाम याद करवा देती हूँ। ठीक है, वेगस नर्व की आपने याद रखना है, मेन दो ब्रांचेस होती हैं, एक का नाम होता है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, ये आप लिख लें, और दूसरी का नाम होता है इंफीरियर लैरेंजियल नर्व। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ, वेगस की दो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लैरेंजियल नर्व। ठीक है, जो इंफीरियर लैरेंजियल नर्व है उसका दूसरा नाम होता है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, यानी कौन सी दो ब्रांचेस हो गई, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, जिसको इंफीरियर लैरेंजियल नर्व भी कहते हैं। जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है वो मजीद आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक का नाम होता है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और एक का नाम होता है इंटरनल लैरेंजियल नर्व। अब जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटर्नल वाली है इट इज मोटर एंड इट विल सप्लाई ओनली वन मसल विच इज क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, कौन सी है, क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करने वाली सुपीरियर लैरेंजियल की एक्सटर्नल लैरेंजियल ब्रांच। ठीक है, सुपीरियर लैरेंजियल की एक्सटर्नल लैरेंजियल ब्रांच क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करेगी, और जो इसकी इंटरनल लैरेंजियल होती है वो सेंसरी होती है। याद रखें, हमने कल टंग पढ़ी थी और टंग के अंदर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग हमने पढ़ा था, और वहां मैंने कहा था कि ये इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व से होती है। तो याद रखें, वो इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच वो सेंसरी होती है और वो ब्रांच होती है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की, और बाकी तमाम मसल्स वो सप्लाई हो रहे हैं बाय द इंफीरियर लैरेंजियल नर्व विच इज ऑल्सो नेम्ड एज रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोबारा सुन ले, लैरिंग्स जो है वो सप्लाइड होती है बाय दी 10th, जो कि वेगस क्रेनियल नर्व है। कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस एम्बिगुअस है जो कि मोटर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लैरेंजियल नर्व्स होती हैं विच आर द ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व। कितनी लैरेंजियल नर्व्स होंगी, दो होंगी, सुपीरियर लैरेंजियल एंड इंफीरियर लैरेंजियल। अब सुपीरियर लैरेंजियल की आगे दो ब्रांचेस होती हैं, एक का नाम होता है एक्सटर्नल लैरेंजियल और एक का नाम होता है इंटरनल लैरेंजियल। जो एक्सटर्नल लैरेंजियल है वो मोटर है और वो सिर्फ क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करेगी। यानी एग्जाम में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सुपीरियर लैरेंजियल, जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, एक्सटर्नल लैरेंजियल। ठीक है, विच इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल। लेकिन अगर वहां सिर्फ ऑप्शन सुपीरियर लैरेंजियल हो तो आप उसको लगाएंगे, लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन एक्सटर्नल लैरेंजियल की है तो आप उसको लगाएंगे। ठीक है, इसको आप ट्रू करेंगे। और बाकी तमाम मसल्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं बाय द इंफीरियर लैरेंजियल नर्व विच इज द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, ये इसकी मोटर नर्व सप्लाई हो गई। अब हम बात करते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई की। इसमें क्या होता है, अबव द वोकल कॉर्ड आ जाए, बिलो द वोकल कॉर्ड आ जाए। देखें, बिलो द वोकल कॉर्ड वही वाली है जो मोटर नर्व सप्लाई थी, क्योंकि ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ना सिर्फ मोटर है बल्कि सेंसरी भी है। तो बिलो द वोकल कॉर्ड तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होगी, बट अबव द वोकल कॉर्ड यहाँ पे थी एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ठीक है, जो मोटर थी, लेकिन सेंसरी में कौन सी होगी, इंटरनल लैरेंजियल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। ठीक है, यानी एक सेंसरी ब्रांच एक मोटर ब्रांच, ये दोनों सुपीरियर, ये सुपीरियर की दोनों ब्रांचेस है। यहाँ पे आएगी एक्सटर्नल लैरेंजियल और ये है इंटरनल लैरेंजियल। ये सेंसरी है, वो मोटर थी, और बाकी तमाम मसल्स और एरिया बिलो द वोकल कॉर्ड वो सप्लाई होगा बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो ये आपने बहुत ध्यान से ये तमाम चीजें याद कर लेनी है। तो लैरिंग्स के अंदर बस इतनी सी बातें थी जो आपने याद करनी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं कि लैरिंग्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, C3 से C6 तक होगा। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये इसका लेवल आपने याद रखना है। इसके नीचे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा। 9 कार्टिलेजेस हमने देख लिए, सबसे बड़ा थायरॉइड था, फिर रिंग शेप क्रीक्वाइड था, फिर एपिग्लोटस लीफ शेप था, फिर एरिटेनॉइड था जो बैक में मौजूद है और क्रीक्वाइड के साथ आर्टिकुलेट करता है, फिर कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस थे, और फिर क्यूनिफॉर्म थे। ठीक है, जो एरी एपिग्लोटिक फोल्ड के अंदर मौजूद थे। जो कॉर्निकुलेट होते हैं दे आर रॉड शेप, ये रॉड शेप होते हैं, ये भी एमसीक्यू आता है। जो वोकल कॉर्ड अभी हमने पढ़ा, वोकल कॉर्ड का कलर आता है, इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, वो अपने व्हाइट पे ट्रू करना है। अब आगे देख लें, जो एबडक्टर ऑफ लैरिंग्स था वो मैंने बता दिया, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड। जो एडक्टर है वो लेटरल क्रिकोएरिटेनॉइड। जो टेंस करता है वोकल कॉर्ड को, ये क्रिकोथायरॉइड है। ये वो मसल है
जो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जिसको सप्लाई कर रही है, और ये सिंगर्स मसल है, जो गाना गाते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो काम कर रहा होता है मसल, वो क्रिकोथायरॉइड होता है। फिर रिलैक्स करने वाला थायरोएरिटिनॉइड है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी चीजें, आर्टीरियल नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई और सेंसरी। आर्टीरियल में आया सुपीरियर लैरेंजियल अबव द वोकल कॉर्ड, सुपीरियर थायरॉइड की ब्रांच है। इंफीरियर लैरेंजियल बिलो द वोकल कॉर्ड, इंफीरियर थायरॉइड की ब्रांच है। फिर मोटर के अंदर ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व except one muscle which is cricothyroid, which will be supplied by the external laryngeal nerve, which is the branch of the superior laryngeal nerve. Then sensory nerve supply above the vocal cord, internal laryngeal nerve, which is sensory branch of the superior laryngeal nerve, एंड बिलो द वोकल कॉर्ड इज द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो ये आपका लैरिंग्स है, जो आपने कुछ बातें याद रखनी है। अब हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिजियल फोसा के अंदर हाइपोफिसिस सेरिब्राए है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफिसिस सेरिब्राई। कहाँ मौजूद होता है? हाइपोफिजियल फोसा में। वो कहाँ होता है फोसा? इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्फीनोइड बोन। जब हम मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ रहे थे तो वहां पर एक स्फीनोइड बोन थी, बिल्कुल सेंटर के अंदर उसकी बॉडी थी और साइड्स पर ग्रेटर विंग थे, ठीक है। पूरे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड हमने पढ़े वहां पर। अब क्या है? ये सेला टर्सिका, उसके सेला टर्सिका में ये हाइपोफिजियल फोसा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक एंटीरियर लोब होता है जिसको एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, जो कि ग्लैंडुलर पोर्शन होता है ज्यादा, और एक पोस्टीरियर लोब होता है जहाँ पे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, वो न्यूरो हाइपोफिसिस कहलाता है, ठीक है। रिलेशंस क्या है? एंटीरियरली स्फीनोइड साइनस है, पोस्टीरियरली डोर्सम सेले, बेजलर आर्टरी और पॉन्स है। पॉन्स के एंटीरियर सरफेस के ऊपर बेजलर ग्रूव होता है जहां पे बेजलर आर्टरी होती है। सुपीरियरली डायफ्रेगमा सेले है, और आपको पता है ऑप्टिक क्याज्मा है। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है? जहां पे ऑप्टिक नर्व आ रही होती है और एक क्रॉस बना रही होती है, वो ऑप्टिक क्याज्मा कहलाता है। वहां पे ऑप्टिक नर्व खत्म हो जाती है। फिर इंफीरियरली क्या है? बॉडी ऑफ स्फीनोइड है। लेटरली कौन सा साइनस होता है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पूछा जाता है कि इसके लेटरली कौन सा साइनस होगा? कैवर्नस साइनस होगा, और उसके सारे कॉन्टेंट्स होंगे। देखिए पहले कौन से कंटेंट्स आएंगे? जो मेन साइनस में मौजूद हैं, क्योंकि पहले वो रिलेटेड होगा साइनस, उसके बाद उसकी लेटरल वॉल आती है। तो जो रिलेशन में होंगे वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी और एब्ड्यूसेंट नर्व होगी, जो कि कैवर्नस साइनस के अंदर मौजूद है। अब इसकी कौन कौन सी आर्टरीज हैं? सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ये वो आर्टरीज हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करें। किसकी ब्रांचेस हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। याद रखना है, ब्रेन में अभी हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ रहे थे, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही थी। वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहीं पर सुपीरियर हाइपोफिजियल यानी सुपीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी, एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल जो कि इंफीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। दे आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, अगर एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई ड्यू टू सम ट्यूमर, तो क्या होगा? इट कैन रिजल्ट इन द प्रेशर ऑन द ऑप्टिक क्याज्मा, क्योंकि आपको पता है ऑप्टिक क्याज्मा इसके सुपीरियरली मौजूद है, और उसको अगर उसको ये कंप्रेस करेगा, रिजल्टिंग इन द बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। देखिए क्याज्मा के अंदर मैंने पहले ही बताया था, जो नेजल फाइबर्स होते हैं दे विल क्रॉस, बट द टेम्पोरल फाइबर्स विल रिमेन ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा। बाय यानी बायटेम्पोरल, टेम्पोरल दोनों साइड्स, लेटरल साइड्स जो होंगी दोनों। हेमिएनोपिया यानी क्या होगा? एक साइड, हेमी का मतलब होता है वन साइड। कौन सी साइड होगी? सिर्फ टेम्पोरल वाली। एनोपिया, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिक क्याज्मा का जब लीजन होता है तो क्या होता है? बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया होता है, यानी टेम्पोरल वाली साइड, लेटरल वाली साइड दोनों आंखों से नजर नहीं आएगी, सिर्फ नेजल वाला व्यू जो है वो क्लियर होगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ी सी बातें थी जो आपने याद कर लेनी है, कहाँ मौजूद है, इसकी रिलेशंस आपने देख लेनी। मैं आगे आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली, फिर सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा है, लेटरली क्या है, कैवर्नस साइनस, और उसके ये दो कंटेंट्स हैं। कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं? जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। और ऑप्टिक क्याज्मा का अगर लीजन होता है तो क्या होता है? बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया होता है। तो ये वो एमसीक्यूज थे जो यहां से आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं थायरॉइड ग्लैंड की तरफ। देखें थायरॉइड ग्लैंड आपको पता होगा, इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब्स। दो लोब्स होते हैं, राइट लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड होगा, एक लेफ्ट होगा। दे आर कनेक्टेड बाय द इस्थमस। इस्थमस वो चीज है जो सेंटर में होती है, दोनों लोब्स को मिला रही होती है। इट इज सराउंडेड बाय द शीथ विच इज फॉर्म्ड ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया। देखिए प्री ट्रेकियल फेशिया की यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है कि जब भी हमने थायरॉइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट को चेक करना होता है, हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि तुम ऐसे निगल कर दिखाओ, जैसे आप कोई चीज निगल
निगल रहे होते हैं, या स्लाइवा इसको कहना है कि आपने सॉलो कर लेना है ताकि निगलने वाला जो है उससे नजर, उससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो वो मूव करता है। क्यों मूव करता है? बिकॉज इट इज अटैच टू द प्री ट्रेकियल और इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ विच इज नेम्ड एज प्री ट्रेकियल फेशिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्री ट्रेकियल यानी जो ट्रेकिया के आगे फेशिया है, ठीक है, उसके साथ ये अटैच होता है या उसमें इनक्लोज होता है, उसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है। दिस शीथ अटैचेस द थायराइड ग्लैंड टू द लैरिंक्स एंड द ट्रेकिया, क्योंकि ये ट्रेकिया के आगे फेशिया था, तो क्या है, इस फेशिया की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो लैरिंक्स के साथ, और जब लैरिंक्स खत्म होता है तो ट्रेकिया के साथ, बिल्कुल उसके नीचे ही ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, उन दोनों के साथ जो है ये शीथ या ये फेशिया थायराइड ग्लैंड को मिलाता है। लैरिंक्स और ट्रेकिया जो है वो थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच हुए होते हैं थ्रू दिस फेशिया। ईच लोब ऑफ द ग्लैंड इज पियर शेप्ड, इसकी शेप उन्होंने बता दी, हर लोब पियर शेप है। इस्थमस कहाँ मौजूद होता है, उसका लेवल आपने याद रखना है, इट इज इन फ्रंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग या रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। देखिए ट्रेकिया के रिंग्स हमने पढ़े थे, यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और वो कौन सा कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, सी शेप होता है, पीछे उसके एक गैप होता है जो कि एक स्मूथ मसल से बंद हुआ होता है, और उस मसल का नाम होता है ट्रेकियालिस मसल। ये ट्रेकिया की बात है। अब इसके रिंग्स है सारे, पहला रिंग होता है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, लेकिन हमने याद रखना है कि इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है, जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को मिला रहा था इस्थमस, वो कहाँ मौजूद है, इट इज इन फ्रंट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिंग ऑफ ट्रेकिया, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के पीछे लैरिंक्स था पहले और फिर ट्रेकिया स्टार्ट हो गया, तो इस्थमस जो है वो दरमियान वाला पोर्शन, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिंग ऑफ ट्रेकिया के ऑपोजिट मौजूद है। द ग्लैंड लाइज अगेंस्ट विच वर्टिब्रल लेवल, इट इज अगेंस्ट C5, C6, C7 एंड T1। याद रखें ये यहाँ पर C5, 6, 7 और T1 वर्टिब्रल लेवल के आगे थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। ये इस्थमस का लेवल था, लेकिन ये वर्टिब्रल लेवल नहीं है। ये बताया हुआ है कौन कौन से ट्रेकियल रिंग्स हैं इसके पीछे, और पूरे थायराइड ग्लैंड के पीछे या कौन सा पोर्शन है। देखिए पीछे तो ट्रेकिया आ जाएगा, लैरिंक्स आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो वर्टिब्रा हैं वो कौन से हैं, वो C5 है, C6 है, C7 है और T1 है। ये आपने याद रखना है। लार्जर इन फीमेल्स होगा एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। हार्मोन जाहिर है बढ़ जाते हैं तो फीमेल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा होता है। अब क्या इसकी एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी देख लें कि थायराइड ग्लैंड किससे डराइव हो रहा है, एंडोडर्म से हो रहा है। ये एंडोडर्म याद रखना है, ये MCQ में आ सकता है। अब क्या है हमारे पास, थर्ड ब्रेंकियल पाउच और फोर्थ ब्रेंकियल पाउच, ये वो फेरेंजियल या ब्रेंकियल पाउचेस हैं जो कि थायराइड ग्लैंड बनाती हैं, और पैराथायराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा, थायराइड तो एंडोडर्म से बन गया, यहाँ पे अब इसके पीछे थायराइड के पीछे दो सुपीरियर पैराथायराइड होते हैं और दो इंफीरियर पैराथायराइड होते हैं। याद रखें जो ऊपर वाली फेरेंजियल पाउच है वो इंफीरियर पैराथायराइड को और थाइमस को बनाता है, ठीक है। थाइमस जो कि हमारा बिल्कुल आगे स्टर्नम से भी आगे यहाँ पर एक जो है ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। वो जो ग्लैंड है वो आगे मौजूद है, बिल्कुल हार्ट के आगे, ठीक है, वो थाइमस है। अब क्या इंफीरियर पैराथायराइड बनेगा थर्ड फेरेंजियल पाउच से, और सुपीरियर पैराथायराइड बनेगा फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंफीरियर वाला ऊपर से बनता है और सुपीरियर वाला जो है वो फोर्थ से बन रहा होता है। तो ये सारे MCQ अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है, अभी हमने पढ़ा था सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड, ये वहां हमने पढ़ी थी जहां लैरिंग्स के अंदर ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी दे रही थी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी दे रही थी, ठीक है। तो अब आपने क्या याद करना है कि ये ब्रांचेस वो हैं जो मेन ब्रांचेस हैं जो थायराइड को सप्लाई कर रही हैं। अब ये किसकी ब्रांचेस हैं, देखें सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमने कल पढ़ लिया था, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, मेनली फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। उसके भी थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, किसकी ब्रांच है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, विच इज द ब्रांच ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब क्लेवियन की ब्रांच है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड की थी सुपीरियर। अब एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर देखे थायराइड ग्लैंड आगे, उसके पीछे पहले लैरिंक्स है और फिर ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी सुपीरियर पार्ट ऑफ थायराइड को सप्लाई कर रही है, वहां पे कौन सी लैरिंक्स की नर्व उससे रिलेटेड है, तो याद रखें सुपीरियर है तो वो सुपीरियर यहाँ पे लैरेंजियल नर्व की एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जो कि मोटर ब्रांच थी वो रिलेटेड होगी। ये MCQ जरूर आता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज रिलेटेड टू सुपीरियर लैरेंजियल नर्व बट इट्स ब्रांच विच इज मोटर ब्रांच विच इज एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व,
ठीक है, और inferior thyroid artery which is the branch of the subclavian artery through the thyrocervical trunk. It is related with the inferior laryngeal nerve which is the recurrent laryngeal nerve which is motor as well as sensory. ठीक है, इसके अलावा 3% इंडिविजुअल्स के अंदर थायराइड या ईमा आर्टरी भी होती है जो कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच हो सकती है। तो आपने ये दो ब्रांचेस यहाँ याद कर ली, एक तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है विच इज द ब्रांच ऑफ द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। इनकी रिलेशन आपने देख लेनी, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी किस नर्व के साथ रिलेटेड है और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। तो ये आपने याद कर ली, ऊपर वाली सुपीरियर है, नीचे वाली इंफीरियर है, लेकिन सुपीरियर की कौन सी ब्रांच है, एक्सटर्नल वाली जो कि क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कर रही थी। अब वेनस ड्रेनेज को अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड की जो वेनस ड्रेनेज है वो क्या क्या है, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन। जो सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन होंगी वो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेंगी, जो इंफीरियर थायराइड होगी वो ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर ड्रेन कर रही होती है, और जो थायराइड ग्लैंड का लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा इट विल ड्रेन इन द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो ये तीनों बातें, सुपीरियर थायराइड इंटरनल जुगुलर में, मिडिल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर में, इंफीरियर थायराइड वेन इन द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और जो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, वहां पर ये ड्रेन करता है। अब जो इसकी क्लिनिकल पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा कौन सी नर्व है, जो अभी तक आपने नर्व्स पढ़ी हैं, एक्सटर्नल लैरेंजियल थी जो कि सुपीरियर लैरेंजियल की ब्रांच थी, कौन सी सबसे ज्यादा डैमेज हो सकती है या इंजर हो सकती है, सो इट इज द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ठीक है, या आप कैसे याद रखेंगे कि सिंगर्स के अंदर क्या होता है, अक्सर जो है वो क्रिकोथायरॉइड मसल, ठीक है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। क्यों, क्या होगा, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जो है उसकी इंजरी हो जाती है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा ये नर्व जो है वो इंजर्ड होती है, मोटर है, सुपीरियर लैरेंजियल की ब्रांच है और क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, ठीक है, जो कि टेंस कर रहा था वोकल कॉर्ड को। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टमी अगर थायरॉइड का ऑपरेशन होगा तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, याद रखें जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ यही वाली एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व थी, अगर थायरॉइडेक्टमी होगी तो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व का डैमेज हो सकता है। अगर ट्रेकियोस्टमी होगी, याद रखें अगर ट्रेकिया के अंदर एक ऑस बनाई जा रही, ऑस्टमी होता है, देखिए इसमें फर्क है, क्या है ये थायरॉइडेक्टमी, इसमें क्या हुआ, वो काट दिया इन्होंने, थायरॉइड को रिमूव करना वो थायरॉइडेक्टमी कहलाता है। ट्रेकियोस्टमी, ऑस्टमी का ऑस बनाना, ओपनिंग बनाना, ट्रेकिया के अंदर एक ओपनिंग बना रहे हैं, वहां पे कौन सी नर्व डैमेज होने का खदशा है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का, याद रखें रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का, क्योंकि वो रिलेटेड है इसके साथ। अब इंटरनल लैरेंजियल नर्व कहाँ मौजूद होती है, इट इज इन बिटवीन द थायरॉइड एंड द थायरॉइड ग्लैंड एंड द हायोइड बोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इंटरनल लैरेंजियल नर्व जो कि सेंसरी नर्व थी, जो कि सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की ब्रांच थी, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थायरॉइड ग्लैंड एंड द हायोइड बोन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान, थायरॉइड ग्लैंड और हायोइड बोन के दरमियान में इंटरनल लैरेंजियल नर्व मौजूद होती है। ट्रेकियोस्टमी के अंदर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, वहां पे ये खत्म क्या होगा, जब भी आएगा कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का पैरालिसिस हुआ है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये आपने याद रखना है, होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ। ठीक है, फिर उसमें थायरॉइडेक्टमी में कौन सी नर्व जाती है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जाती है, कौन सी नर्व है जो सबसे ज्यादा इंजर्ड हो सकती है, इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आगे देखते हैं अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहले आप इनको थायरॉइड ग्लैंड को दोबारा देख लें, कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं, प्री ट्रेकियल फेशिया आ सकता है, पियर शेप आ सकता है, इस्थमस किस किस के आगे है, कौन से ट्रेकियल रिंग्स के आगे है, सेकेंड थर्ड फोर्थ के आगे है, पूरा ग्लैंड किन वर्टिब्रा के आगे है, C5 से लेके T1 तक है, थायरॉइड ग्लैंड किससे बनता है, एंडोडर्म से, इंफीरियर पैराथायरॉइड किससे बनता है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से, थाइमस किससे बनेगा, थर्ड फेरेंजियल पाउच, आर्च नहीं है ये पाउच है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए आर्चेस तो डिफरेंट थी, आर्चेस के अंदर हमने सारे डेरिवेटिव हम आज देखेंगे भी कि कौन कौन से, ये पाउच है, देखिए पाउच एंडोडर्म का डेरिवेटिव होता है, जो आर्च होती है वो मीजोडर्म का डेरिवेटिव होता है, और जो क्लेफ्ट होते हैं बाहर की तरफ जो क्लेफ्ट थे वो किसके थे, वो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव थे। ये तीन अलग अलग चीजें, आपने क्लेफ्ट के डेरिवेटिव अलग पढ़ने, आपने आर्चेस के जिससे सारी आर्टरीज बन रही थी, आर्चेस क्या हैं जो कि आर्टरीज बनाएंगी, ठीक है, कौन कौन सी आर्टरीज हैं वो हम आज देखेंगे। उन आर्चेस की एक स्पेसिफिक नर्व होती है, यानी हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट आर्च की नर्व है, लेकिन बनता क्या उससे, बनती उससे आर्टरीज हैं,
आर्च मीजोडर्म का डेरिवेटिव होता है, और पाउच क्या चीज है, ये एंडोडर्म का डेरिवेटिव है। अब पाउच ने क्या बनाना है, इंफीरियर पैराथायरॉइड जो थर्ड वाला है उसने, और थाइमस बनाना है। फोर्थ फेरेंजियल पाउच से सुपीरियर पैराथायरॉइड बनना है। ये आपने एंडोडर्म का ध्यान रखना है, पाउच का यहाँ पे थर्ड जो है इंफीरियर बनाएगा, फोर जो है वो सुपीरियर बनाएगा। मेरी बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। फेरेंजियल जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर क्लेफ्ट होता है, मिडल वाली आर्चेस होती हैं, और इनसाइड वाले पाउचेस होते हैं। उसी तरह लेयर्स हैं, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, फिर आर्चेस जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं, और जो पाउचेस होते हैं अंदर वाले वो एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मेन आर्टरीज जो है वो आर्चेस से बनती हैं, जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक नर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स या विसरा होंगे जो पाउचेस से बन रहे होंगे। ठीक है, जिसमें थाइमस और इंफीरियर वाला हमने थर्ड में पढ़ लिया, और फोर्थ के अंदर हमने सुपीरियर पैराथायरॉइड पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कौन सी आर्टरीज हमने पढ़ी थी। दो आर्टरी, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, inferior thyroid artery which is the branch of the thyrocervical trunk which is the branch of the subclavian artery। और ये किससे रिलेटेड है, सुपीरियर की जब बात करेंगे तो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से, इंफीरियर की जब बात करेंगे तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से ये रिलेटेड होंगी। फिर हमने इसकी वेनस ड्रेनेज पढ़ लिया था। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या कौन सी नर्व है जो डैमेज हो सकती है, एक्सटर्नल लैरेंजियल है। कब डैमेज होगी, थायरॉयडेक्टमी के अंदर। ट्रेकियोस्टमी में कौन सी होगी, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। फिर इंटरनल लैरेंजियल नर्व कहाँ मौजूद होती है, इट इज इन बिटवीन द थायरॉइड ग्लैंड एंड द हाइयोइड बोन। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ एमसीक्यूज, ये सारे वही जो रिपीट हो रहे, क्या क्या पूछा हुआ है। ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कौन सी आर्टरी जो है वो लाइगेट करेंगे। ठीक है, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू द ग्लैंड टू सेव, किस नर्व को आप सेव कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व को। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जो है वो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ रिलेटेड है। फिर क्या पूछा हुआ है, इस्थमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रेकियल रिंग। ग्लैंड किसके अगेंस्ट है, किस वर्टिब्रा के, C5 से T1। थायरॉइड ग्लैंड किसके अंदर इनक्लोज होता है, प्री ट्रेकियल फेशिया के साथ, उसी की वजह से ये मूव भी करता है ऑन स्वेलोइंग। फिर थायरॉइड की सर्जरी कर रहे हैं, अपर लोब में अगर अपर लोब का होगा वहां क्या डैमेज हो सकता है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। अगर लोअर लोब की सर्जरी कर रहे हैं क्या डैमेज हो सकता है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। जब भी डैमेज होगी क्या होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर्ड हो सकती है विच इज एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। फिर आगे क्या एमसीक्यू आया हुआ था, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी किससे रिलेटेड होगी। अब ये एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है, किसको सप्लाई कर रहा है, क्रिकोथायरॉइड को। ठीक है, कब ये इंजरी होगी, अब ये सारी चीजें इन्होंने मिला दी, कब होगी, थायरॉयडेक्टमी में। इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी रिलेटेड है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के। अच्छा, अब ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में होती है, ये ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में होगी। अभी हमने इंटरनल लैरेंजियल नर्व पहले पढ़ चुके थे जो कि थायरॉइड ग्लैंड और हाइयोइड बोन के दरमियान में थी। अब हमने पढ़ लिया कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व किसके दरमियान में है, ये ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में है। ठीक है, और इसकी इंजरी कब होगी, ट्रेकियोस्टमी के अंदर होगी। ठीक है, ट्रेकियोस्टमी कैसे की जाती है, कहां पर की जाती है, डन एट सेकेंड ट्रेकियल रिंग बाय पुलिंग द इस्थमस। क्योंकि आगे क्या आ रहा है, इस्थमस आ रहा है जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग में। अब इसके आगे तो इस्थमस है, हमने ट्रेकिया के अंदर ऑस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस्थमस को इंफीरियरली हम पुल कर लेंगे और सेकंड ट्रेकियल रिंग हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर हम एक ऑस बना देंगे। इस ऑपरेशन के दौरान जो है ज्यादा ब्लीडिंग का खदशा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द इंटीरियर जुगुलर वेन। ये भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। तो ये सारे एमसीक्यू, अब इसमें जो नहीं पहले हमने पढ़े थे वो क्या था, ट्रेकियोस्टमी की जाती है सेकंड ट्रेकियल रिंग पे बाय पुलिंग द इस्थमस इंफीरियरली। ये इंफीरियरली आपने याद रखना है। ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है किसकी वजह से, एंटीरियर जुगुलर वेन की वजह से। फिर इंटरनल लैरेंजियल नर्व हम पढ़ चुके थे कि थायरॉइड और हाइयोइड के दरमियान में, लेकिन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व किसके दरमियान में है, ये ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान में। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने डेवलपमेंट भी इन तीनों की पढ़ ली थी। हमने पूरा ये पढ़ लिया था कि कौन कौन सी इंटरनल जुगुलर वेन में, एक जो है इंफीरियर थायरॉइड ब्रेकियोसेफेलिक में, और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा। इसी तरह कौन कौन से पॉइंट्स हैं, थायरॉइड ग्लैंड पढ़ चुके हैं C5 से T1। पार्शियल थायरॉयडेक्टमी के अंदर, पोस्टीरियर थायरॉयडेक्टमी में, डन वेरी केयरफुली ताकि हम प्रिजर्व, ये जरूर आता है एग्जाम पीछे, क्या है, कौन से ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, उनको बचाया जाता है। क्यों पैराथायरॉइड को हम बचाते हैं, ताकि क्या हो कि हाइपोकैल्सिमिक टेटनी ना हो जाए। याद रखें 10 दिन के बाद जब थायरॉयडेक्टमी हुई, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, स्पैज्म के साथ। क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पैराथायरॉइड क्या कर रहे थे, कैल्शियम के पूरे जो लेवल्स थे ब्लड में उनको मेंटेन कर रहे थे। पैराथायरॉइड का डैमेज हुआ जिसकी वजह से हाइपोकैल्सिमिक टेटनी हो गई। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद क्या है, अगर ये आएगा कि पोस्टीरियर